दोस्तों नमस्कार। आज जो सत्ता में हैं उनके पुरखे आज़ादी के आंदोलन में शरीक नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत से पेंशन ले रहे थे। जब आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तो वो इस फौज के खिलाफ मुखबिरी कर रहे थे। वे गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग के पक्षधर थे। वे इस देश के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के पक्ष में थे। वे पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थे और चाहते थे कि भारत भी हिंदू राष्ट्र बने, यानी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ना हो। ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मशहूर किताब पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र होता है तो इस देश के दलितों और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ये भी लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने जितना जुल्म ढाया है उससे ज़्यादा कहीं हिंदुओं के राज्य में जुल्म होगा। दोस्तों, पिछले 9.5 साल से हिंदू राष्ट्र वाली सरकार है, यानी जिसका घोषित एजेंडा हिंदुत्व है और वो हिंदू राष्ट्र के सपने देख रहे हैं। वो आरएसएस जिसके 2025 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसने अपने जन्म से ही यानी स्थापना से ही हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, जिसने भारत के संविधान को क्रिटिसाइज ये कह करके किया कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है क्योंकि इसमें मनुस्मृति का विधान नहीं है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 और उसके बाद 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। संसदीय परंपराओं को भारत ने ग्रहण किया और अपने संविधान में समाजवादी सिद्धांतों को, मूल अधिकारों को, दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए विशेष अधिकारों की स्थापना की। साथ ही साथ जो संस्कृति, भाषा, धर्म और समुदाय के आधार पर अल्पसंख्यक थे उनके लिए भी विशेष प्रावधान संविधान में किए गए। लेकिन जब से हिंदुत्ववादी सरकार आई है उसने इन तमाम मूल्यों को धराशायी कर दिया है। उनके लिए न तो समाजवाद ज़रूरी है, न धर्मनिरपेक्षता ज़रूरी है और न ही सामाजिक न्याय से कोई उनका लेना देना नहीं है। वे आज वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर, कहीं प्रतिमा पर माल्यार्पण जरूर करते हैं। वे विदेश में जाते हैं तो गांधी को याद करते हैं, बुद्ध को याद करते हैं। आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी को। लेकिन जब भारत में होते हैं तो नरसंहार का आह्वान करने वाले वे उन साधुओं के सामने चुप्पी साध लेते हैं। वे खामोश हो जाते हैं उस दबंग सवर्ण मानसिकता के व्यक्ति के प्रति भी जिसने सरेआम एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया था। वे खामोश हो जाते हैं उस ऊना कांड की उस घटना पर भी जिसमें दलितों को नंगा करके पीटा गया था और जुर्म उनका इतना था कि उन्होंने मरी हुई गाय की खाल उतारी थी। मैं जुर्म को कोट एंड कोट कह रहा हूं। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। आरएसएस अपने मंसूबे को पूरा करना चाहता है और इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में एक बेचैनी है कि कैसे इस देश के संसदीय परंपरा, लोकतंत्र और भारत के संविधान को बचाया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अब क्रांति की आवश्यकता ना होगी, अब आंदोलनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन है और आर्थिक समानता वो इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए स्थापित होगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले, उसका पालन करने वाले अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान असफल साबित होगा। दोस्तों, इस सरकार की कोशिश यही है कि अगर वे संविधान समीक्षा की हिम्मत नहीं जुटा सके हैं, अगर वो संविधान को बदलने की ज़रूरत नहीं कर सकते हैं
तो वे संविधान को किसी तरीके से असफल कर देना चाहते हैं। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक तबका बड़ी शिद्दत के साथ बड़े संघर्ष करते हुए संविधान को बचाने के लिए और इस देश की सामाजिक संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश की संगम संस्कृति को बचाने के लिए प्रयत्नरत है। लेकिन बाबा साहब ने जो अस्त्र दिया था, नेहरू और गांधी ने जो तंत्र दिया था कि हर 5 साल के बाद आपको किसी भी सत्ता को परिवर्तन करने का अधिकार होगा, अगर वो सरकार अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, वो उनके मूल्यों पर, उनकी अपेक्षाओं पर अगर वो खरा नहीं उतरती है, तो ये देश की जनता जो जनार्दन है, संविधान में जिसकी सबसे बड़ी हैसियत है बी द पीपल ऑफ इंडिया, वो किसी भी सरकार को उस सत्ता से बेदखल करती है, बेदखल कर सकती है। और इस समय चुनाव लगभग सिर पर है। कुछ दिनों में ही 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। वहाँ पर यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मध्य प्रदेश में तो 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी है, जबकि वसुंधरा राजे जो बीजेपी के सबसे मजबूत नेता हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का कुछ अता पता नहीं है, माने बीजेपी की कोई लीडरशिप वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती और कांग्रेस वहाँ बेहद मजबूत है। जबकि तेलंगाना में जो संघर्ष है वो कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच है, जो कभी टीआरएस होता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, इन चंद्रशेखर राव और कांग्रेस पार्टी के बीच है। कांग्रेस का जनाधार वहाँ पर बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, ये सारी जो गोलबंदी हो रही है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हो रही है। पिछले दिनों सियासत पूरी बदली है और जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, और वो इस तरह से नैरेट करते हैं जैसे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस देश में 50 साल से सत्ता में है। महज 2 चुनाव उन्होंने जीते हैं। 2014 का चुनाव तो वो यूपीए 2 की असफलताओं और उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, उन्हीं विनोद राय के जरिए जो कैग हुआ करते थे, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के माफ़ी मांगी है, लेकिन वो मीडिया में नहीं आता है। इस तरह की खबरें नहीं आती हैं कि 2G और 3G घोटाले जो आरोप थे, वे सारे आरोपी इसी नरेंद्र मोदी के रिजीम में बरी हो गए। और लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं विपक्ष के लिए। उन्होंने अभी जो सीकर राजस्थान में कहा, करप्शन क्विट इंडिया, तो वो हमला दो तरफा था। एक तरफ तो उस इंडिया को जो अलायंस बनकर के तैयार हुआ बेंगलोर में, और उससे लगता है कि नरेंद्र मोदी उससे कितने खौफजदा हैं। दूसरा कि करप्शन को मढ़ दिया जाए विपक्षी दलों के मत्थे, जबकि सच्चाई यह है कि इस समय जो करप्शन है वो बेहद संस्थागत है। कैग का कहीं अता पता नहीं है, लोकपाल क्या करता है किसी को जानकारी नहीं है, मीडिया को खामोश कर दिया जाता है, कोई भी खबर करप्शन की आती नहीं है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी पर ये सवाल खड़ा नहीं होता है। इतना ही नहीं, जब वो एनसीपी पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हैं और उनके नेता देवेंद्र फडणवीस जब अजीत पवार को जेल भेज करके चक्की पीसिंग जैसी बात करते हैं, वही अजीत पवार सीधे बीजेपी के साथ तालमेल करके और एनसीपी को तोड़ करके सरकार में शामिल होकर के डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो ये करप्शन का मुद्दा नरेंद्र मोदी के लिए कोई मतलब का नहीं है। यानी जो मीडिया है जो अब नरेंद्र मोदी की गोदी में जाकर के बैठा हुआ है, वो इस तरह के सवालों को नहीं उठाता है, उल्टा विपक्ष पर ये सवाल मढ़ दिए जाते हैं। दोस्तों, जब से इंडिया अलायंस बनकर के तैयार हुआ है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ
कि जो 26 राजनीतिक दल हैं उनकी 11 राज्यों में सरकारें हैं और 62% करीब वोटर उनके साथ पिछले चुनावों में रहा है। नरेंद्र मोदी जो 2 चुनाव जीते हैं उसमें से पहला चुनाव तो वो लोगों की अपेक्षाओं पर, अच्छे दिनों के वादे पर, और दूसरा चुनाव 5 साल और मौका देने के मुद्दे पर, और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और उसमें नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भाषण दिए थे चुनाव में कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति के नाम पर पहला वोट करें, उससे पूरे देश का माहौल बदला हुआ था और नरेंद्र मोदी उसमें चुनाव जीते। हालांकि उसके भीतर भी एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग थी। ये तीसरा चुनाव होगा नरेंद्र मोदी का और मुझे लगता है कि ये चुनाव बेहद खास होगा पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। इनके लिए ही नहीं बल्कि भारत के नागरिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस सरकार ने इस बात को साबित किया है कि अगर वो बहुत मजबूती के साथ सत्ता में पहुंची है, 303 लोकसभा में मेंबर हैं उनके, तो उसने किसी भी संवैधानिक संस्था का कोई ख्याल नहीं रखा। यहाँ तक कि आंदोलनों का, बौद्धिक तबकों के अपने डिमांड्स का, दलितों और पिछड़ों के उत्पीड़न का, महिलाओं के बलात्कारों का मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सरकार बेलगाम हो गई उस बहुमत की वजह से कि जो उनको छप्पर पाड़ बहुमत इस देश के जनमानस ने दिया। इसलिए वे खतरे भी हमारे सामने हैं, लेकिन इंडिया अलायंस ने नरेंद्र मोदी के सपनों पर ग्रहण लगा दिया है और इसीलिए मोदी बेहद परेशान से कंसंट्रेट कर रहे हैं उन राज्यों पर जहां उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस समय 15 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, जिसमें से 4 राज्य ऐसे हैं जहां उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, अपने बलबूते सरकार बनाई है। 5 राज्यों में उन्होंने विपक्ष की सरकारों को तोड़ करके, उनको खरीद करके अपनी सरकार बनाई है और बाकी के राज्यों में, यानी 6 राज्यों में वो कॉलिशन गवर्नमेंट में है। जाहिर तौर पर जहां पर सरकारें हैं वहां चुनाव के समय में भी मदद मिलती है, ये सरकार ने स्थापित कर दिया है। प्रशासन का दुरुपयोग करना, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को बखूबी आता है। लेकिन अभी जो 11 राज्यों में सरकारें हैं वहां प्रशासन पर वो उस तरह से प्रभाव नहीं डाल सकते और इसीलिए पिछले 2-3 दिनों से ये खबर चल रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए सिंगापुर में प्लानिंग की जा रही है। ये आरोप डीके शिवकुमार ने लगाया है। तो कैसे वो दक्षिण के उस जो कर्नाटक था उसको हारने के बाद अब वहां पर भी अपना लोकसभा में कुछ सीटें जीतने का जतन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विंध्य के उस तरफ का, नहीं दक्षिण का दरवाजा बंद हो चुका है। कर्नाटक और उसके नीचे तो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है वो भले ही उसको कमज़ोर किया गया हो, तोड़ करके, एनसीपी को तोड़ करके या उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ करके, लेकिन जनमानस अब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में खड़ा हो गया है। सारा समर्थन, सारी संवेदना, सारी सिंपैथी अब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। और शरद पवार को जिस तरह से चोट पहुंचाई गई है, तो शरद पवार इस देश के बहुत कद्दावर और बहुत चतुर नेता माने जाते हैं। उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है और कई बार वो पटकनी दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को। तो रणनीति बनाने में बेहद माहिर हैं। उधर बिहार में और झारखंड में नीतीश कुमार, लालू और हेमंत सोरेन, ये गुटबंदी है और इनके साथ में वो मार्क्सवादी पार्टियां जो ज़मीन पर काम करती हैं, जो आंदोलन धर्मी हैं। लेकिन सबसे मुश्किल सवाल विपक्ष के लिए है उत्तर प्रदेश का और सबसे मजबूत गढ़ आज माना जा रहा है उत्तर प्रदेश ही। दूसरा गुजरात तो है ही, असम जहां पर बीजेपी की मजबूत सरकार है, हालांकि पूरा नॉर्थ ईस्ट ही, लेकिन मणिपुर के हालातों के बाद जाहिर तौर पर नॉर्थ ईस्ट कमज़ोर होगा बीजेपी का।
इधर उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रहे हैं, तो यहाँ पर भी उतना खास नहीं है, लेकिन मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। सबसे बड़ा स्टेट, तकरीबन 25 करोड़ की आबादी होने जा रही है यूपी की, 18 करोड़ करीब मतदाता हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये कांशीराम की कर्मभूमि है। बीएसपी ने 4 बार यहाँ पर सत्ता बनाई है। समाजवादी पार्टी भी 3 बार अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बना चुकी है, 4 बार, अखिलेश यादव सहित। तकरीबन 20 से 25 साल माने 2017 के पहले सपा और बसपा की सरकारें रहीं, और भारतीय जनता पार्टी का तो हाल ये था कि जब तक उसने सामाजिक समीकरण नहीं बनाई तब तक वो सत्ता के नज़दीक भी नहीं पहुँचे। और योगी आदित्यनाथ के पहले का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए तो कल्याण सिंह के समय पे उन्होंने बहुमत पाया यूपी में, लेकिन उसके बाद चाहे वो राजनाथ सिंह रहे हों या रामप्रकाश गुप्ता रहे हों, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भले ही पूरा राम मंदिर का आंदोलन उत्तर प्रदेश में चल रहा था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कभी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। उसके आगे दोस्तों 2017 में उसने विधानसभा में बड़ी सफलता अर्जित की, लेकिन अगर आपको याद हो कि उस समय केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनके बारे में ये अंदरूनी खबर थी या ये चर्चा फैलाई गई थी कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है, नहीं एक ओबीसी चेहरे को। उसके पहले कल्याण सिंह थे, 312 सीटें जीती थीं। उसके पहले 2014 में बड़ी सफलता अर्जित की थी बीजेपी ने, 73 सीटें जीती थी, लेकिन तब विपक्ष अकेले अकेले चुनाव लड़ रहा था, एकजुट नहीं था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा और बसपा एक साथ थे, बीएसपी ने 10 लोकसभा की सीटें जीती, तकरीबन 20% उनका वोट था, 19.36। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, उसके पहले उनके पास 2 सीटें थी। यानी 2019 के चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी जीती, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी हार गए, और वो कैसे हारे ये मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। दोस्तों इस समय जब योगी आदित्यनाथ के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए तो उस समय किसी को पता भी नहीं था। 2022 में जब फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी अगर आपको याद हो तो केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा था, बेबी रानी मौर्य का नाम चल रहा था, जो जाटव समाज से हैं आगरा की, जिनको उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलवा करके लाया गया था। यानी यूपी में दलित सीएम की बात बीजेपी धीरे से चला रही थी, और उसके जरिए उसने दलित वोट बैंक हासिल किया, लेकिन मिला क्या दलितों और पिछड़ों को? केशव प्रसाद मौर्य तो अपना चुनाव हार गए, और ये भी कहा जाता है, ये पॉलिटिकल गॉसिप है कि ये चुनाव भी योगी आदित्यनाथ ने उनको हरवाया। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारते हैं, बेबी रानी मौर्य चुनाव जीतती हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री कौन बनता है? योगी आदित्यनाथ। लेकिन उस समय सीटें घट करके 255 हो जाती, जब बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, यानी 312 से 255। लेकिन बीजेपी इस मामले में होशियार है कि उसने इस बात का ख्याल रखा, या नरेंद्र मोदी की ये अपनी कोशिश थी कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाए, भले ही वो चुनाव हारे। कुछ दलित चेहरों को भी उन्होंने एकोमोडेट किया। अब जब विपक्ष भले ही इंडिया अलायंस बन गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल की बात यह है कि वो कहीं सक्रिय भी नज़र नहीं आ रहा है। 17 सुरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, कई अलग अलग हिस्से हैं, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध का एक हिस्सा अलग है। ये जो तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी अपनी
डेमोग्राफी भी अलग अलग है। कहीं पर अति पिछड़ा जातियों का होल्ड है, कहीं पर पिछड़े ज़्यादा मजबूत हैं। पश्चिम में जाट बहुत मजबूत है, लेकिन वहीं पर वो 32 जातियां भी आती हैं जो अति पिछड़ी हैं। वहाँ पर दलितों में वाल्मीकि और जाटव बहुत मजबूत है। तो बुंदेलखंड में आप आइएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा दलितों की आबादी है, तकरीबन 33 से 35%, वहाँ पर जाटव और कोरी बहुत मजबूत है। बल्कि पॉलिटिकली और एजुकेशनली ज़्यादा मजबूत वहाँ पर आज की तारीख में कोरी दिखाई पड़ता है। लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों के पास कोई लीडरशिप नहीं है। इसके संदर्भ में ये भी जोड़ना ज़रूरी है कि बीजेपी ने पिछले एक दशक को अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उसने नॉन जाटव और अति पिछड़ी जातियों पर उसने कंसंट्रेट किया। नॉन जाटव दलित और अति पिछड़ी जातियों पर कंसंट्रेट किया। इनको आप अगर जोड़ करके देखिएगा तो तकरीबन 25% आबादी है। यद्यपि ओबीसी की जनगणना नहीं होती है, तो ये एक अंदाज से ही मैं बता रहा हूँ। और ये जो 25% आबादी है, उसमें अधिकांश वोटर बीजेपी के साथ चला जाता है और उसका अपना कोर वोटर सवर्ण मतदाता तो है ही, जिसकी तादाद उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की अपेक्षा ठीक है। यानी यहाँ पर करीब करीब 15-16% सवर्ण मतदाता है। तो ये प्लस अति पिछड़ा और गैर जटव दलित, ये बहुत मजबूत किलेबंदी है भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा वो पिछड़ों से प्रत्याशी निकाल करके देते हैं मजबूत जातियों के, तो उसके जरिए वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन, बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग करते हुए वो चुनाव में बढ़त हासिल करते हैं। इस समय बीएसपी जो पिछले विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट पर चुनाव जीतती है और 13% के नीचे वो रह जाती है। कांग्रेस पार्टी का हाल तो और भी ज़्यादा बुरा हुआ। यद्यपि वो उसकी जो हार है उसको व्यापक स्तर पर देखा जाना चाहिए। सीटें तो उसको सिर्फ 2 मिली, लेकिन वोट परसेंटेज उसका 2.5 से भी नीचे आ गया था, जो अब उसके पहले विधानसभा चुनाव में 6.5-7% उसका वोट बैंक था। ये क्यों डिक्लाइन हुआ, इतना अंतर क्यों आया कांग्रेस पार्टी के वोटर्स में? उसकी मूल वजह ये थी कि उत्तर प्रदेश में या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई खास स्पेस नहीं था। नैरेटिव सपा वर्सेस बीजेपी हो गया था, इसलिए कांग्रेस का भी जो सिंपैथाइजर था वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी का वोट बेहद गिर गया। मायावती, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रत्याशियों का चयन किया था, लेकिन वो बाद में लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ी। इस वजह से पूर्वांचल को छोड़कर के बाकी हिस्सों में जो बीएसपी का वोटर था, जो अति पिछड़ा, जो कभी कांशीराम साहब के जरिए बीएसपी के साथ जाने की कोशिश करता था, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। और बीएसपी के कमज़ोर होने का सीधा फायदा बीजेपी को मिला, वो अति पिछड़ा में और जो नॉन जाटव दलित जातियां हैं उसमें। तो इसलिए वो बीजेपी को इतना वोट मिला और उसने समाजवादी पार्टी को पराजित किया। जबकि पूर्वांचल में जहां पे बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, वहां पर समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप लगभग किया या बड़ी संख्या में उसने अपनी सीटें जीती। आजमगढ़ उसने क्लीन स्वीप किया, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर देखिएगा उसने बहुत अच्छी सीटें जीती। तो आज की तारीख में जब समाजवादी पार्टी लगभग खामोश बैठी हुई है और उससे जो जुड़े हुए नेता थे वो बीजेपी में जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों चले गए, केशव देव मौर्य भी जाने की कगार पर हैं, निषाद तो वहाँ पहले से हैं, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं, अभी कुछ और नेता चले गए। तो ये जो बीजेपी अपना खेल कर रही है कि पिछड़ों में सेंध मारी, अति पिछड़ा को तो बचाए रखना, वो हो सकता है कि संजय चौहान को भी लेकर के चले जाएं। तो जो चौहान, निषाद, केवट, बंजारा, ये जो जातियां हैं और उसमें और जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिसमें विश्वकर्मा है, नाई है, तेली है, कुम्हार है, इन जातियों को अपने साथ इंटैक्ट रखना, उनके अपने नेताओं को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करना, छोटे छोटे पद दे देना, कुछ प्रलोभन दे देना, लेकिन इस समाज की सारी नीतियों को ध्वस्त कर देना, ये बीजेपी की अपनी कलाबाजी है जिसमें वो सफल हो रही है। अब दोस्तों सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कैसे वो जीतेगी।
माने जो विपक्ष है, जो इंडिया है, एक तो ये है कि ये तीनों राजनीतिक दल एक साथ आ जाएं। दूसरा ये है कि कांग्रेस और सपा का भी गठबंधन होता है तो भी क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल सा है। लेकिन वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस बात को यहीं पे छोड़ रहा हूँ और अगले वीडियो में चर्चा करूँगा कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही है उसमें 28 दिन तकरीबन उन्हें उत्तर प्रदेश में गुजारना है, इसका क्या असर पड़ेगा। और अगर इंडिया अलायंस यहाँ तीनों पार्टियों का होता है, मैंने 3 बड़ी पार्टियाँ और उधर से आरएलडी भी आती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जिसने 62 सीटें जीती थीं वो क्या 62 की जगह 26 पर आकर के रुक जाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे बैटिंग करती है ये विपक्षी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी कैसे उसे रोकती है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।